फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एरिक्सन के थ्योरी से रिलेटेड है, मतलब एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत से रिलेटेड है। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने जो बालक है या जो इंसान है, जो उसके अंदर किस तरह से मनोसामाजिक विकास होता है उसका सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। तो हम उसको जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा एरिक्सन के बारे में जानेंगे कि एरिक्सन कौन थे। एरिक्सन एक मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक थे। मतलब इन्होंने जो अपना सिद्धांत बनाया था वो 1950 में बनाया था, पर 1963 में 1963 में उन्होंने इसे प्रतिपादित किया था कुछ संशोधन करने के बाद। 1950 में उन्होंने ये सिद्धांत बनाया और 1963 में उन्होंने इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किए, उसके बाद इस सिद्धांत को दिया, मतलब इस थ्योरी को उन्होंने प्रतिपादित दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो विकास है उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितने सोशल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ जो मनोवैज्ञानिक है या कुछ लोगों ने जिन्होंने इस तरह के सिद्धांत दिए हैं, तो उन लोगों में से कुछ लोगों का मानना है कि जो विकास है मानव में के अंदर जो विकास होता है उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जैविक कारक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। परंतु एरिक्सन के इस थ्योरी के अनुसार एरिक्सन ने कहा है कि मानव के विकास में बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जैविक कारक उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं जितना सोशल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। मतलब जो सामाजिक कारक हैं उनका जो रोल होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मानव के विकास में। तो ये तो उन्होंने अपने इस थ्योरी में कहा है। अब उनका जो एरिक्सन का जो ये थ्योरी है, मतलब मानव विकास का जो उनका जो ये साइको सोशल थ्योरी है, उसके अनुसार उन्होंने इस थ्योरी को अपने 8 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। एरिक्सन ने अपने इस थ्योरी को 8 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। अब वो कौन कौन से हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहला स्टेज है वो है शैशवावस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। मतलब इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास का। ये अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष के बीच के जो शिशु होते हैं उनके बीच होती है। जो शिशु जन्म ले रहा है तब से लेकर 2 वर्ष तक जो अवस्था चलती है वो शैशवावस्था है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। इसमें जो उन्होंने जितने भी अवस्थाएं दी हैं उनके उसके 2 पहलू हैं। एक पहला है धनात्मक पहलू और दूसरा है ऋणात्मक पहलू, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इम्पैक्ट जो भी पड़ रहा है उसको लेकर के। तो जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है वो धनात्मक पहलू है और जो मिसट्रस्ट है वो ऋणात्मक पहलू है। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कैसे किसी शिशु के अंदर आता है, जब शिशु की माँ उसका अच्छे से देखभाल करती है, उत्तम ढंग से उसका देखभाल करती है, उसका पालन पोषण अच्छे से कर रही होती है, तो शिशु के अंदर माँ के प्रति और बाकी लोगों के प्रति भी ट्रस्ट मतलब विश्वास की भावना आती है। ये उसका धनात्मक पहलू होता है। परंतु और उस वक्त उसे ये भी फील होता है, जब उसके अंदर ये धनात्मक पहलू विकसित होता है तो उसे लगता है कि जो उसके अंग हैं वो उसके जैविक कार्यों को मतलब बायोलॉजिकल जो नीड्स है, जो जैविक आवश्यकताएं हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए उनके जो अंग हैं वो सक्षम है, एबल है कि वो अपने अंगों से अपना जो जैविक आवश्यकता है मतलब बायोलॉजिकल नीड है उसको फुलफ़िल कर सकता है, उसकी पूर्ति कर सकता है। परंतु अगर उस शिशु की माँ उसका देखभाल अच्छे से नहीं करती है तो उसके अंदर अविश्वास की भावना, तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो जाती है और उसे अपने अंगों पे भी उतना विश्वास नहीं होता रहता है। तो ये पहला जो उन्होंने स्टेज है वो दिया है। दूसरा स्टेज कौन सा उन्होंने कहा है, दूसरा स्टेज उन्होंने कहा है अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था होती है। ये कौन सी अवस्था है,
स्वायत्तता बनाम मतलब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की अवस्था है। ये जो अवस्था है वो 3 से 4 वर्ष तक चलती है। बालकों के अंदर 3 से 4 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके अंदर ये अवस्था चलती है। इस बालक में जो इस अवस्था में जो बालक होता है वो अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। वो लोगों का या अपने हिसाब से अधिक जितना कार्य हो सकता है वो कार्य करना चाहता है। इसी को स्वायत्तता कहते हैं। ये जो उसका पॉजिटिव प्रॉपर्टी जो उसके अंदर धनात्मक गुण आता है वो स्वायत्तता का आता है बालक के अंदर, कि वो अधिक से अधिक कार्य कर सकता है। परंतु जब इस अवस्था के बालक को माता पिता कहते हैं कि तुम छोटे हो, तुमसे ये कार्य नहीं हो सकता है, किसी कार्य को करने के लिए माता पिता उसे सक्षम नहीं समझ रहे होते हैं या उसे उस कार्य को नहीं करने देते हैं, तब उसके अंदर जो ऋणात्मक प्रॉपर्टी, जो ऋणात्मक गुण आता है वो होता है लज्जाशीलता का, मतलब शेम का। तो ये दूसरा अवस्था उन्होंने बताया है जो अर्ली चाइल्डहुड का होता है। ये 3 से 4 वर्ष के बालक के बीच में होता है। इसमें स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था होती है, मतलब बालक अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है, वो स्वायत्तता है। और अगर उसके माता पिता उसे उस वक्त छोटा समझकर या वो कार्य उसके सक्षमता से बाहर का समझकर उसे कार्य नहीं करने देते हैं, तो उस बालक के अंदर जो भावना होती है, जो ऋणात्मक गुण विकसित होता है, वो होता है लज्जाशीलता का। तीसरा जो अवस्था उन्होंने कहा है वो है प्ले एज, मतलब खेल की अवस्था। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब पहल करना बनाम दोषिता की अवस्था है। ये अवस्था जो है वो 5 से 6 वर्ष के बालक के अंदर होती है। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या है कि बालक हर कार्य को करना चाहता है, वो अपने हिसाब से हर कार्य में पहल करना चाहता है, वो लोगों के साथ कार्य करना चाहता है, लोगों के कार्यों में मदद करना चाहता है। छोटा बालक होता है तो हर कार्य में मदद करना चाह रहा होता है, दूसरे के कार्य को भी करने में आनंदित होता रहता है। उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी चंचल होता है, इस वजह से वो खेलना चाहता है, अपने अंदर गति कौशलों का विकास करना चाहता है, बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाना चाहता है। तो ये जो अवस्था होती है वो उसकी पहल करने की अवस्था होती है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये धनात्मक प्रॉपर्टी है, धनात्मक गुण है, मतलब पहल करना। परंतु जब इस अवस्था के बालक को माता पिता बाहर दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाने देते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं या मारते हैं, मतलब शब्दों से या दंड, किसी भी प्रकार का दंड देकर जब उसे रोकते टोकते हैं, तो उस वक्त उस बालक में जो है वो गिल्ट, मतलब दोषिता की भावना पैदा हो जाती है। ये ऋणात्मक गुण है जो उस वक्त उस बालक में आता है। चौथी जो अवस्था उन्होंने कही है वो स्कूल की अवस्था है, मतलब स्कूल एज है। इसमें क्या है, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये जो अवस्था है ये 6 वर्षों तक चलती है, मतलब 7 से 12 वर्ष के बालकों के बीच में ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके अंदर औपचारिक शिक्षा शुरू हो गई होती है और तो इस वजह से शिक्षा, समाज और संस्कृति की वजह से उनके अंदर जो बदलाव आ रहे होते हैं, उनके अंदर जो मतलब सरल और छोटे छोटे कौशलों का विकास जो होना शुरू होता है। जैसे छोटे कौशल, मतलब सरल कौशल क्या हो सकते हैं, उस वक्त का बालक ड्राइंग करना सीखता है, पेंटिंग करना सीखता है, खेलता है, स्कूल में बच्चों के साथ मिलता है तो नए नए खेलों को खेलता है। तो उस वक्त वो बच्चा खेलता है, पढ़ता है, परिश्रम करता है। तो ये जो गुण उसके अंदर आता है, जो धनात्मक गुण उसके अंदर आता है, वो परिश्रम का आता है। परंतु जब इस अवस्था के बालक को यह सब चीज़ नहीं मिलता है, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो अच्छी बातें नहीं सीख पा रहा है, उसके अंदर कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, और समाज में भी उसे तिरस्कार मिल रहा है, तो वो समाज, संस्कृति, शिक्षा, इन सब चीज़ों से नहीं जुड़ पाता है, तो फिर उसके अंदर इन्फीरियरिटी, मतलब हीनता की भावना आ जाती है। ये उसका जो ऋणात्मक गुण है वो उस बालक के अंदर आता है, मतलब उसके अंदर हीनता आ जाती है कि मैं ये चीज़ नहीं सीख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मालूम है, या मैं ये चीज़ नहीं सीख रही हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मालूम है। तो ये जो है सो चौथी अवस्था है वो एरिक्सन की थ्योरी के अनुसार। अब पांचवी अवस्था जो है वो है किशोरावस्था। एरिक्सन की थ्योरी के अनुसार जो पांचवी अवस्था है वो किशोरावस्था है, जिसे हम लोग एडोलसेंस भी कहते हैं। ये अहंग पहचान बनाम भूमिका द्वंद, मतलब ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की अवस्था है। ये जो अवस्था है वो 13 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों के बीच चलती है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके अंदर एक ईगो आइडेंटिटी, मतलब अपने अहंकार, अपनी पहचान बनाने की एक भावना होती है। वो अपने अंदर जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा होती है या जिस तरह के भी ज्ञान होते हैं उन सबको संगठित करते हैं और अपने छात्रों के या अपने साथी समूह में, अपने दोस्तों के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें वो अपने बारे में बताते हैं, या फिर जो उनका पिछला जीवन रहा है
जिस उस वक्त का जो उनका एक्सपीरियंस है, जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, अगर वो अच्छा रहा है तो वो उन बातों को बता के अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। या जो उस अवस्था की बालक या बालिकाएं हैं उनको अपने बारे में, अपने जेंडर के बारे में, अपने शरीर के बारे में पूरा मतलब पूरी तरह से नॉलेज होता है, पता होता है, उनके अंदर एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होता है। तो मतलब तो उनको पता होता है कि उनको किस तरह का रोल करना है। तो इस सब जानकारी के होते हुए ही वो अपना पहचान बना पाते हैं। तो इस वक्त जो बालकों के अंदर अहम की पहचान बनाने की जो भावना होती है वो तभी पॉसिबल हो पाती है, तभी सफल हो पाती है जब उनके अंदर उनके अंदर उनका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो आत्मानुभूति है वो अच्छी रही हो, या फिर उनको अपने प्रॉपर अपने जेंडर के बारे में, अपने सेक्स के बारे में, या फिर जो सेक्स एजुकेशन है, उनकी जो यौन भूमिकाएं हैं उसके बारे में उन्हें मालूम होती है, तो वो अपनी अहम पहचान बनाने में सफल हो पाते हैं। परंतु ये उस वक्त का धनात्मक प्रॉपर्टी होता है, मतलब पॉजिटिव उनका उस वक्त का पॉजिटिव गुण उनके अंदर जो होता है। परंतु अगर वही बालक उसके अंदर देखा गया है कि अगर वो ऐसा किशोर जिसकी सेल्फ एक्सपीरियंस मतलब आत्म अनुभूति अच्छी नहीं रही हो, सुखद नहीं रही हो, उसे अपने बारे में नहीं मालूम है, उसे अपने जेंडर के बारे में नहीं मालूम होता है, उसे अपने सेक्स के बारे में नहीं मालूम होता है, उसको सेक्स एजुकेशन नहीं होता है, उसको नहीं पता होता है कि कौन सी यौन भूमिकाएं उसे करनी है, तो उसके अंदर देखा जाता है कि ऋणात्मक जो दोष है वो पैदा हो जाता है। वो अंतर्द्वंद की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है। उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की बातें करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने बारे में क्या बताएं, किस तरह की बात करें, किस तरह के कार्य करें जिससे उनकी पहचान अपने दोस्तों के बीच में बने। तो इस वजह से उनके अंदर जो है अंतर्द्वंद की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस स्टेज का ऋणात्मक पहलू होता है। अब जो छठा स्टेज एरिक्सन ने दिया है वो है तरुणावस्था, मतलब अर्ली एडल्टहुड। इसे घनिष्ठता बनाम अलगाव, मतलब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की अवस्था उन्होंने कहा है। घनिष्ठता कैसे और आइसोलेशन कैसे, मतलब अलगाव कैसे, ये हम लोग देखेंगे। ये जो अवस्था है ये 19 से 35 वर्ष तक के मानव में इंसान में चलती है। इस अवस्था में जो मानव होता है उसको जॉब लगता है, उसकी शादी होती है। जब जॉब लगता है तो वो अपने जो भी उसका वर्क प्लेस है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे वो जाता है। वहाँ के लोगों के साथ उसकी घनिष्ठता होती है, अपने माता पिता के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, कुछ परिचित या अपरिचित लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, मतलब उन लोगों के साथ घनिष्ठता होती है। उस वक्त जब उसकी शादी होती है तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसका जो अपना पार्टनर होता है उनके साथ उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होता है। वहाँ भी एक घनिष्ठता उन दोनों के बीच देखने को मिलता है। तो ये सब घनिष्ठता अगर उनके अंदर आती है तो ये उस वक्त का जो धनात्मक पहलू होता है। परंतु अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति में ये घनिष्ठता अपने मित्रों के साथ, अपने साथी समूह के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने माता पिता के साथ या अपने पार्टनर के साथ ये घनिष्ठता अगर नहीं आ पाती है तो वो खोए से रहने लगते हैं। और एरिक्सन ने इसे ही अलगाव का नाम दिया है, इसे ही कहा है कि ये अलगाव है। अब जो 7वां अवस्था है वो उन्होंने कहा है मिडिल एडल्टहुड की अवस्था है, मतलब मध्य वयस्कावस्था है। इस अवस्था को उत्पादकता बनाम निष्क्रियता भी कहा जाता है, मतलब जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन कहा जाता है। इस अवस्था में जो मनुष्य होते हैं वो ये अवस्था कब से कब तक चलती है, तो 36 से 55 वर्ष के मनुष्य में ये चलती है। इस वक्त जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, चाहता है कि वो कुछ उत्पादक, कुछ अच्छा करे, कुछ सृजनशीलता की भावना उसके अंदर पैदा होती है कि वो कुछ अच्छा करे जिससे उसके बच्चों का कल्याण हो, उसके परिवार का कल्याण हो, उसका अपना कल्याण हो। इस तरह की भावना, मतलब उत्पादकता की भावना उसके अंदर आती है। ये धनात्मक पहलू होता है उस वक्त का, मतलब जनरेटिविटी, उत्पादकता उसके अंदर आती है। परंतु अगर उत्पादकता की भावना किसी मनुष्य के अंदर नहीं आ रही है या सृजनशीलता की भावना उसके अंदर नहीं आ रही है, वो कोई उत्पादक कार्य नहीं कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार या अपने बच्चों के लिए, तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे निष्क्रियता आ जाती है, जिसे हम लोगों ने स्टैग्नेशन या जिसे एरिक्सन ने स्टैग्नेशन कहा है कि ये निष्क्रियता उस मानव या उस मनुष्य के अंदर आ जाती है।
जब उस मनुष्य के अंदर स्टैग्नेशन मतलब निष्क्रियता आती है, तो उसके अंदर जो भावना एक और विशेषता पाई गई है, वो कौन सी विशेषता हो जाती है? सेल्फ एब्जॉर्प्शन की, मतलब आत्म तल्लीनता की विशेषता वैसे मनुष्य के अंदर पाई गई है जिसके अंदर निष्क्रियता आ चुकी होती है। अब जो आठवां और सबसे अंत में सबसे लास्ट की जो अवस्था उन्होंने एरिक्सन ने बताया है, वो है मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता। ये होता है अहंग सत्यनिष्ठता मतलब ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस निराशा डिस्पेयर मतलब निराशा या निराशा की अवस्था होती है। ये जो अवस्था है ये 55 वर्ष के मनुष्य से लेकर के मृत्यु तक चलती है। इस वक्त जो मनुष्य होते हैं उनके या तो पार्टनर की लाइफ पार्टनर जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है इस अवस्था में। उनके अंदर तरह तरह के बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में प्रवेश कर गई होती हैं। उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अगर वो कहीं सेवा देते रहते हैं, मतलब कहीं जॉब करते रहते हैं, सर्विस करते रहते हैं, तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। परंतु इस सब के होने के बाद भी अगर उनके जीवन में जो पहले की अवस्थाएं हैं वो सब अच्छी रही हों, वो सब अवस्थाएं सुखद रही हों, वो सब सुखद अनुभूतियाँ उनकी रही हो, वो सब मतलब वो एक तरह से पूरी तरह से सेटिस्फाई है कि हाँ हमने अपने लाइफ में जो भी किया अच्छा किया, एक अच्छा लाइफ अचीव किया, हमने अपने बच्चों के लिए अच्छा किया, हमने अपने परिवार के लिए अच्छा किया, हमारे अपने मित्र संबंधियों के साथ हमारी मित्रता घनिष्ठता अच्छी रही है। मतलब उनका पीछे का जो जीवन है, पीछे की जो अवस्थाएं हैं वो सब अगर अच्छी रहती हैं तो उनके अंदर एक अहंग सत्यनिष्ठता की भावना आती है, मतलब ईगो इंटीग्रिटी की भावना आती है। वो अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। परंतु जिन लोगों के अंदर, जिन व्यक्तियों के अंदर ये भावना नहीं हो पाती है, ये भावना क्यों नहीं होती है? अगर उनका पिछली जो उनकी अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं अगर अच्छी नहीं रही हो, उन्होंने अपने जीवन में कुछ लोगों से उनकी घनिष्ठता नहीं हो पाई हो, या फिर उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ उत्पादक नहीं किया हो, तो इस सब वजह से उनके अंदर मतलब उनकी जो पिछली अनुभूतियाँ हैं वो अगर सुखद नहीं रहती हैं, तो फिर जो उनका जो ये अवस्था है वो निराशय का हो जाता है, डिस्पेयर का हो जाता है, मतलब वो निराशा के भावना में डूब जाते हैं। ये इस अवस्था की ऋणात्मक पहलू है, ऋणात्मक पक्ष है। तो हम लोगों ने देखा इस तरह से कि एरिक्सन ने कैसे किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है उसमें सोशल जो फैक्टर्स हैं, सामाजिक कारक हैं, वो किस तरह से अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो अपने रोल प्ले करते ही हैं, पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कैसे सोशल फैक्टर्स करते हैं, एरिक्सन के इस थ्योरी के द्वारा हमने देखा। एरिक्सन ने अपने इस थ्योरी को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। आई होप आपको इस वीडियो से एरिक्सन की थ्योरी समझ में आ गई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या कुछ पूछना हो या बताना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।